नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम। मैं सिर्फ 4 पीएम इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अपने दर्शकों को सूचित कर दूँ। बताना ज़रूरी है कि दर्शक परेशान हैं कि हमारा जो नेशनल चैनल है 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क वो दिखाई नहीं दे रहा। मतलब दिख रहा है, कोई नए वीडियो उस पे नहीं आ रहे। दरअसल आपको पता ही है कि बहुत दिनों से साजिश चल रही है कि लगातार हमारे चैनल को बंद कराया जाए। कुछ दिन पहले मेरे ट्विटर को ब्लॉक किया गया 2 दिन के लिए। उसके बाद में एक बहुत पुराना वीडियो, डेढ़ पौने 2 साल पुराना वीडियो, जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि गौमूत्र पीने से कोरोना नहीं होगा। हम उनकी मज़ाक उड़ा रहे हैं कि सब फालतू की बात है। लेकिन यूट्यूब से कहा गया कि किसी ने शिकायत करी है, या आप कोविड की बात को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं और आप भ्रम फैला रहे हैं, इसलिए आपका चैनल पे एक स्ट्राइक लाके और आपको 7 दिन के लिए कोई नया चैनल लोड करने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है। मतलब 6 दिन अभी आप मेरे उस चैनल पे नई वीडियो नहीं देख पाएँगे। ये एक प्लानिंग है चैनल को बंद करने के लिए। लेकिन इस बीच में मैं 4 पीएम यूपी, 4 पीएम गुजरात, 4 पीएम बिहार और 4 पीएम कर्नाटक पर लगातार बातचीत करता रहूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये सारे चैनल आप सब्सक्राइब करिए, हम लोगों का संवाद बना रहेगा इससे। आज हम जिस विषय पे बात करने के लिए आए हैं वो बहुत सेंसिटिव है, देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह एक पेड़ को छोटा-सा जब पौधा होता है उसमें पानी लगा के सींचा जाता है तब एक बड़ा वृक्ष बनता है, उसी तरह से इस देश का लोकतंत्र सींचा गया है। पूरी दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा है कि हम सब दुनिया के एक ऐसे लोकतांत्रिक देश हैं जहां अभिव्यक्ति की आजादी है, जहां अपनी बात कहने का हक है। मगर पिछले कुछ दिनों से जो लोग बोल रहे हैं उन पर हमले हो रहे हैं, उनकी जांचें की जा रही है। सीबीआई, ईडी, तमाम इस तरह के बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। आज बीबीसी के दफ्तर में रेड हुई और पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है कि ये, हाँ, आयकर का सर्वे या आयकर का छापा क्यों डलवाया गया। दरअसल कुछ दिन पहले गुजरात के दंगों पे बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी। उस डॉक्यूमेंट्री को भारत ने प्रतिबंधित कर दिया था। आज मैं कुछ चैनल्स की रिपोर्ट देख रहा था, अल जजीरा और बाकी चैनल्स की। उसमें ये कहा गया कि जिस समय ये डॉक्यूमेंट्री आई थी उस समय बहुत कम लोग इसके विषय में जानते थे, लेकिन जब प्रतिबंध लगाया गया तो ये डॉक्यूमेंट्री और ज़्यादा हिट हो गई और उसके बाद लोगों ने इसको डाउनलोड कर करके देखा। इंटरनेट की दुनिया में आप कुछ भी रोक नहीं सकते। सरकार तिलमिलाई हुई थी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। हिंदू महासभा के अध्यक्ष ने कहा कि बीबीसी को ही बंद कर दिया जाए, लेकिन बंद नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। वो बीबीसी जिसकी कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तारीफ करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया उस बीबीसी को देशद्रोही, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। तो क्या होगा इस देश में? क्या उन सब आवाजों को बंद कर दिया जाएगा जो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए बोलना चाहते हैं? वो लोग जो पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को हक दिलाने के लिए बोलते हैं, वो लोग जो मीडिया संस्थानों को गोदी मीडिया में बदल जाने पर बोलते हैं, और वो लोग जो समाज के हर पीड़ित के साथ खड़े हैं, चाहे वो गरीब हो, पिछड़े हो, दलित हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। क्या ऐसे लोग जो जिनकी आवाज बनते हैं उनको धमकाया जाएगा, उनको प्रताड़ित किया जाएगा? क्या होगा? क्यों डाले गए बीबीसी के छापे? मुझे लगा ये सब बातें अगर जाननी हो तो देश में सिर्फ एक पत्रकार है जो आज भी बहुत बहादुरी के साथ, बहुत डंके की चोट पर सच बोलते हैं। पूरी दुनिया उनको सुनती है। आप हमारे चैनल पे वो बहुत लोकप्रिय गेस्ट है, मेरे मेरे भाई जैसे भी हैं और बहुत बेबाक पत्रकार है। तो आज हम उनके पास चलते हैं, बात करने की, समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ हैं आप सबके प्रिय अशोक वानखेड़े जी, जिनकी बेबाकी की सराहना आज पूरा देश कर रहा है। प्रणाम। जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। हम समझना चाहेंगे कि ये आज अचानक ये बीबीसी के ऊपर, ऑफिस के ऊपर दिल्ली और मुंबई और बाकी जगह छापे या आयकर के सर्वे क्यों किए गए? क्या ये रूटीन की जाँच थी? क्या प्लानिंग थी? क्यों किया गया होगा ये? संजय जी, ये कोई अचानक चीज होती नहीं, ये प्री प्लान्ड होती है। और एक बात आप देख लीजिए, जैसी जैसी सरकार बौखला रही है, सरकार के हाथ से चीजें निकलती जा रही है, सरकार की लोकप्रियता कम हो रही है, तो तथाकथित जो ब्रांड है सरकार का वो कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। और ये सारी चीजों की परिणति ये है कि जब बौखला हुआ आदमी है वो अक्सर गलतियां करता है। और यही गलती इंदिरा गांधी ने भी की थी और यही गलती नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी दोहराते हुए दिखाई देती है। बीबीसी के ऊपर इनकम टैक्स का सर्वे, ये एकदम समझ के परे है। इनकम टैक्स ने पहले कोई उन्होंने नोटिस दिया, कोई इनकम टैक्स जो रिटर्न भर रहा है बीबीसी ने उसके में कोई डिस्क्रिपेंसी पाई गई, कुछ आदान प्रदान हुआ, एकाएक बीबीसी का सर्वे हुआ। कोई बीबीसी व्यापार करने वाली कंपनी नहीं है, बीबीसी न्यूज के धंधे में काम करती है। बीबीसी 1927 में रॉयल चार्टर्ड के तहत इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये ब्रिटिश सरकार की कंपनी है, लेकिन नियंत्रित नहीं है। ब्रिटिश सरकार का सांसद इसको फंड करता है। ये उनके फॉरेन अफेयर्स और
तुम्हारा जो कॉमनवेल्थ मंत्रालय है उसके अंडर ये काम करती है, लेकिन उन्होंने अभी भी अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखी है। और यही कारण है कि आज बीबीसी का डंका पूरे विश्व में जाता है। हमारे देश में याद कीजिए, यही नरेंद्र मोदी शायद तब राजनीति में सक्रिय भी नहीं होंगे, मैं तो तब था भी नहीं, आप भी नहीं होंगे, लेकिन हम सुनते हैं पुराने जमाने में जब भी कुछ भी बड़ा कांड देश में होता तो तब तो इतना साधन नहीं थे, कोई डिजिटल मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, टेलीविजन नहीं था, अखबार आते थे 4-4 5-5 दिन बाद आते थे। ऐसे में लोग पूछते थे कि बीबीसी देखो क्या होता है। इंदिरा गांधी की मृत्यु हो या संजय गांधी का अपमान हो या भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ युद्ध की घोषणा की हो, ये तमाम चीजें लोग किसी और के नहीं बीबीसी से ऑथेंटिसिटी करते थे। बीबीसी ने हमेशा सच्चाई का साथ में रखने का प्रयास किया, सच्चाई सामने रखने का प्रयास किया। जब फोकलैंड वॉर हुई लंदन में, इंग्लैंड में, और जब फोकलैंड वॉर के समय मार्गरेट थैचर ने बीबीसी पे शिकंजा कसना चाहा और कहा कि इस फोकलैंड वॉर की रिपोर्टिंग में आप देश का साथ दें, तब भी बीबीसी ने उस बात को लेके बहुत बवाल मचवाया था और उन्होंने कहा था कि जो सच्चाई है वो सामने लाना है बीबीसी का काम है। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है संजय बाबू, और कड़वी चीज खाने की लोगों में औकात होनी चाहिए। आप बोलते तो बहुत कड़वे हो जब आप विपक्ष में होते हो, तब गरीबों के साथ की बात करते हो, सबका साथ सबका विकास की बात करते हो। जैसा भी सत्ता में आते हो तो सत्ता का एक अपना कैरेक्टर है, सत्ता का एक तानाशाही प्रवृत्ति है, और यदि एक के हाथ में सत्ता आ जाए तो वो तानाशाह बनते हुए दिखाई देता है। और जब एक पागल हाथी घुस जाता है झुंड में या जंगल से बाहर निकलता है तो कई घर और गांव के गांव तबाह करता है। ऐसे ही संविधान की तबाही होते हुए हम दिखाई देते हैं। आप थोड़ा सा इसका कॉर्नोलॉजी देख लीजिए। राहुल गांधी की पदयात्रा शुरू हुई, तब से सरकार धीरे धीरे बौखलाने लगी। उन्हें उसको बहुत नॉन सीरियसली लिया, लेकिन केरल से कर्नाटक, केरल से तमिलनाडु और तमिलनाडु से कर्नाटक घुसने के बाद सरकार इसकी सीरियसनेस को समझ गई। जब तक वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर तक पहुंचती तब तक एक बहुत बड़ा बवाल बन चुकी थी। सरकार नहीं चाहते हुए भी राहुल गांधी की लोकप्रियता में कोई ग्रहण नहीं लगा पाई। बहुत प्रयास किए, मुंह के बल गिरे। उस ताकत के साथ राहुल गांधी जब उतरे, उसी बीच बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है। डॉक्यूमेंट्री आती है, सरकार कहती है कि ये बदनाम करने की कोशिश है। मुझे बताइए संजय बाबू, कल यदि आपकी और मेरी या मेरे बारे में कोई कहे कि संजय शर्मा की एक सीढ़ी हमारे पास है जो पैसा लेते हुए है और एक बहुत अय्याशी करते हुए दिखाई देते हैं, या अशोक वानखड़े की सीढ़ी है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कोई दिखाए ना दिखाए 4 PM पे आ जाइए, मैं भी बैठता हूं, मैं भी देखना चाहूंगा मेरी कौन सी सीढ़ी है, क्योंकि मुझे पता है कि ये हो ही नहीं सकता, जो है ही नहीं उसे डरना क्या। लेकिन मैंने यदि 2-4 जगह ऐसा काम किया हो तो मुझे बार बार मेरा मन खाएगा कहीं वो तो नहीं है, कहीं कोई रिकॉर्ड करके तो नहीं आया, तो फिर मैं उसके खिलाफ बवाल खड़ा कर देता हूँ। क्या यदि नरेंद्र मोदी जी को ये लगता है कि यदि ये सीढ़ी में वाकई ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सब झूठा मामला है और ये जो सीढ़ी है ये प्रोपोगंडा है, ये प्रोपोगंडा से कब से डरने लगे हैं नरेंद्र मोदी जी? प्रोपोगंडा का ही तो प्रोडक्ट है नरेंद्र मोदी जी। जिस प्रोपोगंडा का नरेंद्र मोदी प्रोडक्ट है, उस प्रोपोगंडा से डरना क्यों? तो उसके बाद उन्होंने तो बोल देना चाहिए था, आइए हम तो लोग दूरदर्शन पे भी दिखाएं सीढ़ी को, सरकार माध्यम भी दिखाएगा और हम बताएंगे कि कितनी झूठ है। लेकिन कुछ तो है गड़बड़ जो आप इससे डर गए, आपने उसको बैन कर दिया। देश में बवाल हुआ, जबरदस्ती लोग देखने लगे, और सही कहा आपने जो पढ़ा है बाकी अखबारों में कि बैन करने से लोग ज्यादा देखने लगे इसको, जिन लोगों को देखना भी नहीं था वो भी देखने लगे। ये पठान जैसी हालत हो गई, एकदम 1200 करोड़ 1300 करोड़ का कलेक्शन, सिर्फ ये पठान का एक कंट्रोवर्सी नहीं होती तो कोई देखता भी नहीं इतना, लेकिन उसको एक जीवदान मिला। उसके बाद एक उनका ही एक आदमी, जैसा गोदी मीडिया है वैसे गोदी लोग भी है जो ये रिट पिटीशन फाइल करते हैं, उन्होंने कहा बीबीसी को बैन कर देना चाहिए। लेकिन न्यायाधीश ने जो टिप्पणियां की, उन्होंने कहा कि बहुत बेहुदा, ये बेसिकली उन्होंने वकील साहब को भी कहा कि क्या इसकी पैरवी करने के लिए आप आए हैं, क्या ये पैरवी करने लायक है? आप क्या समझते हैं कि देश पे इमरजेंसी लागू करें, देश पे सेंसरशिप लागू करें? वो एक न्यूज एजेंसी है, उसको कैसे हम रोक सकते हैं? अब बताइए, जब कांग्रेस का शासन था, आजादी से लेके राजीव गांधी तक और उसके बाद नरसिंह राव तक और उसके बाद मनमोहन सिंह तक, तब बीबीसी का सोर्स लेकर और बीबीसी के नाम से, बीबीसी का नाम ले लेकर यही विपक्ष सरकार को कोसता था। तब इंदिरा गांधी ने भी कहा था बीबीसी, तो हाँ तब तो तारीफ करते थे कि बहुत अच्छा है। अब क्या हो गया, ये सत्ता में बैठ गए, सवाल है टेबल इन्होंने बदला है, साइड इन्होंने बदली है, बीबीसी ने नहीं बदली। बीबीसी तो वही सवाल पूछने का और सच्चाई सामने रखने का प्रयास करता है।
उसके बाद इन्होंने देखा कि बीबीसी के खिलाफ जब कोर्ट में भी केस नहीं होता और ये बैन नहीं कर सकते, तो फिर बीबीसी की क्रेडिबिलिटी कैसी खराब करो। ये एक नया सिस्टम इस सरकार ने शुरू किया है। यदि वहां पे वो कमजोर पड़ते हैं तो आगे वाली की क्रेडिबिलिटी को सवाल उठाते हैं। यदि संजय शर्मा का चैनल बंद नहीं कर पाते और संजय शर्मा को चुप नहीं करवा पाते, तो संजय शर्मा को व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी ये बताने का प्रयास करेंगे ताकि वो जो बोलता है उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए। इसी तहत बीबीसी की क्रेडिबिलिटी खत्म करने के लिए बीबीसी पे ये रेड की गई। लेकिन सरकार इस बात को समझ में नहीं आ रही है कि अभी इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई की क्रेडिबिलिटी ही नहीं रही है। सबको पता है कि ये अपने विवेक से काम नहीं करते। अच्छा अशोक जी बताइए, बोला जाता है अशोक जी देश के लोग ये जब छापे मारते हैं, सर्वे करते हैं, तो जिसके यहाँ करते हैं, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि देश के लोग उसको अच्छा आदमी मानने लगे हैं, खासतौर से मीडिया के मामले में? मुझे बिल्कुल मानने लगे हैं। मैं तो बोल रहा हूं आपको, मैं तो कर्नाटक में लेके चल रहा हूं 2 साल पहले, 3 साल पहले। कर्नाटक में चुनाव के समय रेड हुई, कुछ नहीं हुआ। कमलनाथ क्या रेड हुई, कुछ नहीं हुआ। गहलोत क्या रेड हुई, कुछ नहीं हुआ। अखिलेश के लोगों क्या रेड हो गई, कुछ नहीं हुआ। वो 250, 280 करोड़ रुपए पकड़े हैं, वो किसके थे, क्या थे, अभी तक कुछ नहीं। रफा दफा हो गया मामला, किसी को नहीं मालूम, कोई अंदर नहीं है। ममता क्या रेड हो गई, कुछ नहीं हुआ। जो लोग जेल डाले गए, अनिल देशमुख और संजय राउत, उसके जो जमानत के जो निर्णय है, उसके ऊपर जो टिप्पणियां हैं कोर्ट की, वो आंख खोलने वाली। उनने कहा कि भाई इन पे तो केस ही नहीं बनता, इनको अंदर क्यों करा है। संजय राउत के मामले में तो बोलना जिसको पकड़ना था उसको छोड़ के इसको क्यों पकड़ा है, तो क्रेडिबिलिटी इनकी नहीं है। अशोक जी मुझे लगता है जितना तीखा आप बोल रहे हैं, बस कुछ ही हफ्तों में एक दिन इनकम टैक्स की घंटी बजेगी और अशोक वानखेड़े के घर पे भी टीम खड़ी होगी इनकम टैक्स की। लोग 16 लाख का, 18 लाख का सूट पहन के बोलते हैं कि हम फकीर है। हम तो वाकई फकीर है संजय बाबू। हमारा चैलेंज है इनकम टैक्स वालों को, और जो भी हम पेमेंट लेते हैं बाकायदा इनकम टैक्स से पैसा वापस आता है हमारा। बिना टैक्स डिडक्ट करे एक पैसा लेते नहीं, कैश में लेते नहीं, बोलने के पैसे लेते और डंकी के चोट पे फ्री में बोलते नहीं, ये सबको पता है। हम तो एक राजनीतिक दल के सम्मेलन में भी हमको बुलाया गया था कि आप आके जरा राष्ट्र की क्या राजनीतिक स्थिति है इस पे बात करें। हमने बोला पैसे लगेंगे भाई, हमारा काम है ये बोलने का, और हमने बाकायदा टीडीएस काट के पैसे लिए उनसे। तो सवाल वो नहीं है, सवाल ये है डरे क्यों। इनकम टैक्स की रेट, आपको भी इनकम टैक्स की नोटिस आई थी, आप डर गए क्या? अरे जब कुछ करना ही नहीं तो डरना किस बात का। और थोड़ा बहुत भी किया हो तो ज्यादा डरना पड़ता है, और वही ज्यादा डर है जो इनको बीबीसी को रोक रहे हैं, इधर रोक रहे हैं, और ये एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। इस देश में एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी इस बात को भूल गए। शायद जिन लोगों को मार्गदर्शन मंडल में बिठाया है उनके चरणों में बैठ के एक मार्गदर्शक क्लास उनको लेना जरूरी है। अडवाणी जी को पूछिए, अडवाणी जी को पूछिए कि इमरजेंसी में अडवाणी जी ने इमरजेंसी देखी, मोदी जी ने देखी कि नहीं पता नहीं, भोगी कि नहीं पता नहीं। तब क्या हुआ, उस इमरजेंसी में मात्र पार्लियामेंट से 500 मीटर की दूरी पे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है। पार्लियामेंट की दूरी पे 500 मीटर के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जब इमरजेंसी घोषित हुई तो पार्लियामेंट से 500 मीटर दूरी पर उस इमरजेंसी का निषेध करने का प्रस्ताव पारित हुआ। और कुलदीप नायर जैसे बड़े स्टारवर्ड वहां हुआ करते थे। इतनी ताकत थी मीडिया में, तब भी लोगों ने अपने एडिट खाली छोड़े, तब भी पत्रकारिता ने पूरी लड़ाई लड़ी, और वही कारण हुआ कि इंदिरा गांधी को घर बैठना पड़ा और एक नई सरकार आई। वो नहीं टिक पाई, बात अलग है, लेकिन ये पत्रकारिता की ताकत है। यदि नरेंद्र मोदी जी पत्रकारों को, 4 भाटों को या 4 भटेदों को, दलालों को अपने चरणों में देख के इनको लगता होगा कि पत्रकारिता उनके चरणों में लेट गई है, तो ये उनकी गलतफहमी है। पत्रकारिता चैनलों में नहीं जिंदा है, पत्रकारिता एंकरों में जिंदा नहीं है जो माइक लेके आपके पीछे हुए भागते पूछेंगे कि आम काट के खाते या चूस के खाते। पत्रकारिता वो है जो सवाल पूछेगी कि ये लाशें क्यों जमा हो गई थी, गंगा में लाशें क्यों बह रही थी। पत्रकारिता का सवाल ये है। लेकिन अशोक जी मैंने आपको बहुत स्टार समझता था, लेकिन मेरी नजर में आपकी स्टारडम बचा नहीं। ये कार्यक्रम में दिल्ली में मैं और आप दोनों थे दीपेंद्र हुड्डा के यहाँ। आप निकले और अपनी पुरानी गाड़ी में बैठ गए, और सुधीर चौधरी निकले, वो 6 गनर के संग इतनी बड़ी गाड़ी में थे, 5-6 गनर उनके आगे पीछे थे। भोकाल आपका कुछ नहीं है, मतलब मैंने देखा। और देखिए वो प्रधानमंत्री जी की तारीफ भी करते हैं, तो भोकाल उनका है, आपका भोकाल नजर नहीं आता। देखो मैं जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के सवाल उठाता हूँ, जनता मुझे प्यार करती है। शायद जिनका नाम आप ले रहे हैं चौधरी का, वो जनता से भयभीत होंगे, इसलिए उनको गनमैन लेके चलना पड़ता है। 6 गनमैन थे उनके साथ। 6 गनमैन बिल्कुल लेके चलेंगे, क्योंकि जब वो लोगों के हिलते हुए डुलते हुए से पुल गिराएंगे तो जो 130-135 लोग जो मारे गए उनके परिवार वाले छोड़ेंगे तो नहीं। जब किसी महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन करोगे
और उस महिला को जिंदगी से उठा दोगे और बाद में पता पड़ेगी कि एक फेक स्टोरी थी, आपके करियर, इनके करियर की पहली स्टोरी थी वो, उसके बाद उस महिला ने उनको खींचा, क्या हुआ, तो क्या था, आपको उस हुआ महिला क्या से डर था, है। क्या हुआ था, जरा आपको दर्शकों डर है, को बताइए। आपको डर उस पुल के गिरने का है। जब पुल वहां गिरता है बंगाल में, तो वो भ्रष्टाचार होता है, और गुजरात में गिरता है तो वो जनता की भूल होता है। तो ये जो है, इसलिए इनको गनमैन लेके चलना पड़ता है। हमें काहे गनमैन भाई, हमको तो कोई मारने भी आया तो 10 लोग बचाने वाले हैं, इसलिए हम निर्भीक होकर चलते हैं। अच्छा अशोक, ये जो इनके सुधीर चौधरी गनमैन होंगे, वो लोग भी 2000 के नोटों में चिप ढूंढते होंगे। नहीं नहीं, वो 2000 के नोटों में बिल्कुल यकीनन चिप ढूंढते होंगे, क्योंकि उनके आका ने कहा था चिप है करके। है ना। लेकिन एक गनमैन पत्रकार लेके घूमता है, तो इससे ज्यादा चिपनेस कोई है नहीं। है यदि ना। पत्रकार को जनता के बीच में जाने के लिए सिक्योरिटी चाहिए, तो फिर वो पत्रकार नहीं है, वो पत्रकार है, वो दलाल है, जिसको डर है कि जनता मुझे जूते से मारेगी। हमें काय का डर भाई, हम तो कहीं भी जाते तो हमको तो लोग बड़ा प्यार करते हैं। हम कहीं लेट भी हो गए एयरपोर्ट पे, तो लोग हमको सिक्योरिटी वाले लोग ही, अरे आइए वानखड़े जी इधर से आइए करके बड़े प्यार से इज्जत से बात। हाँ, एक जगह तो मैं भी आपके साथ था, तो सीआईएसएफ वाले इस दूर से देखते ही, अशोक जी सिक्योरिटी पे, मैंने देखा था तो आपको वो जल। तो इस देश में आज भी लोग महात्मा गांधी जो पंचा पहन के घूमते थे, उनकी इज्जत करते हैं। आज लोग, उसके बाद कई लोग नेता हो गए इस देश में, उनका नाम तक लोग नहीं लेते, लेकिन आज भी महात्मा गांधी का नाम चलता है अपने देश में नहीं, विश्व में, क्योंकि वो जनता के बीच में थे, हम जनता के बीच में, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुल मिलाकर बीबीसी पे हमला, ये सरकार की बौखलाहट है। अच्छा अशोक जी, ये ये बताइए मुझे सरकार, कि लेकिन अशोक जी, ये बात जो मैं और आप समझ रहे हैं कि इस तरह के छापों पे, इस तरह बीबीसी के ऊपर रेड करने से आम जनमानस में भी सरकार की छवि बहुत खराब बन रही है। ये लग रहा है कि सरकार बहुत दबा रही है मीडिया को। बहुत खराब हो रही है। लेकिन होता क्या है, देखिए संजय बाबू, आपको वो लोग चाहिए, ये जो निंदा करने वाला आपका पड़ोसी यदि हो, तो आप बहुत अच्छा जीवन में रह सकते हैं। आपकी गलतियां दिखाने वाले लोग आपको चाहिए। हम गलती करते हैं, ये हम एक सामान्य इंसान हैं, चाहे आप प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी पीठेश्वर के या किसी शंकराचार्य हो, चाहे कोई साइंटिस्ट हो, यूनिवर्सिटी के लेक्चर ये वाइस चांसलर हो, या एक ऑर्डिनरी इंसान हो, साइकिल रिक्शा वाले, हर एक को एक बात माननी होगी कि हो सकता है हम भी गलती करते हैं। मैंने भी कई बार बोलते समय गलतियां होती है, कुछ तथ्य गड़बड़ हुए तो लोग हमें हमारे ही कमेंट में लिखते हैं, एक्चुअली वानखड़े जी जो नाम आपने लिया था उसका नाम सही नाम ये है, हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। या कोई कहते कि आपने उसको 1972 बताया था, वो 72 नहीं था सर, वो 78 था, तो हम 78, गलती मैं भी कर सकता हूँ। तथ्यात्मक गलतियां हो सकती है, कुछ विचार में गलती हो सकती है, लेकिन 4 लोगों ने मिलकर यदि मुझे बताया कि ये गलत है सर, तो मुझे वो चाहिए। संजय बाबू, आप गलती करें और यदि मैंने टोका तो मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, लेकिन आपके पास हाँ हाँ सर, हाँ हाँ सर, एक कव्वालों की फौज है जो बीच में पीछे पीछे तालियां बजा के हुए चलते हुए, आज यहाँ हम भी देखेंगे, आज यहाँ हम भी देखेंगे, तो देख रहे हो साहब को कोई बोलने वाला नहीं है। साहब को तो ये बोला होगा कि सर ये सर्वे क्यों करा, ईडी करनी थी, ईडी को भी भेज के देखते ना सर। और थोड़ा सा ड्रग वाला भी देख लिया एंगर, बीबीसी जरा विदेशी लोग होंगे उसमें, तो एक आध दो ड्रग के भी चिपका दीजिए। ऐसे ज्ञान देने वाले महामूर्ख बैठे हैं वहां पे, और यदि ये ज्ञान देने वाले महामूर्ख नहीं होते तो इस देश में जीएसटी ठीक होता, इस देश में नोटबंदी नहीं होती, इस देश में चाइना का मामला स्पॉइल नहीं होता, इस देश में आज भी 81 करोड़ लोगों को फ्री का अनाज देने की जरूरत नहीं होती। यदि इस देश के आका को एक मूर्खों का घेरा ज्ञान बांटने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता, अशोक जी इसमें आप देश का बहुत नुकसान हो रहा है। अशोक जी आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, देश के बहुत गंभीर पत्रकार हैं। गौरव भाटिया ने बीबीसी पर बहुत गंभीर गंभीर आरोप लगाए, एक तरह से कहा कि देश के खिलाफ काम कर रही है। आपकी नजर में बीबीसी की रिपोर्टिंग, बीबीसी की विश्वसनीयता, बीबीसी की पत्रकारिता किस लेवल की है? देखिए, बीबीसी का जो लेवल है, आज भी पूरे विश्व में बीबीसी अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए जानी जाती है। मैंने कहा ना, जिस सरकार की वो फंडिंग करती है, हमारे यहाँ तो गोदी चैनल जो सरकार के विज्ञापन पे रहते हैं, वो सरकार के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। आया आया शेर आया करके एंकर ऐसी दौड़ती है जैसे कि कोई शादी में बैंड के सामने नाच गाना हो रहा हो। ये बीबीसी की ही हिम्मत थी कि जिन्होंने कहा फोकलैंड वॉर में, ये जरूरी नहीं कि सरकार का पक्ष हम रखे, सरकार ने यदि कोई गलती की होगी तो उसको रेखांकित करना हमारा काम है। ये ताकत चाहिए, ये ताकत अपने दूरदर्शन में है। अरे कभी नहीं। विज्ञापन के भरोसे जिंदा रहने वाले इन लोगों को क्या मालूम पत्रकारिता क्या होती है। बीबीसी की पत्रकारिता इसीलिए पूरे विश्व में जानी जाती है बीबीसी के लिए। आज भी लोग ऑथेंटिक, कोई रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी देखनी हो तो बीबीसी को देखते हैं।
रही गौरव भाटिया की बात, कहाँ गौरव भाटिया, कहाँ बीबीसी। गौरव भाटिया की औकात तो अपने हमारे तुम्हारे जैसे लोगों के चैनल पे बात करने की नहीं है, हमारे बारे में टिप्पणी करने की नहीं है। बीबीसी की टिप्पणी तो ये तो सूरज की तरफ देख के थूकने वाली बात हो गई जो उन्होंने किया है। गौरव भाटी की क्रेडिबिलिटी क्या है? एक सर पार्टी ने तगमा दे दिया है, जिसकी कल तक किसी और पार्टी में था, आज बीजेपी में है, जो ऐसा विचारधारा यूं ही बदलता हो जैसा सुबह और शाम कपड़े बदलता हो, वो आदमी किसी के खिलाफ क्या बोलेगा? आज बीबीसी को गाली दे रहा है, कल किसी दूसरे पार्टी में चला जाएगा तो वहां बीबीसी की जय बोलेगा। ऐसे बीबीसी के लिए बोलने के लिए वही ऑथेंटिक आदमी है जो इस देश के किसी बड़े अखबार का संपादक रह चुका है, पुराना चावल है, वो बताएगा बीबीसी कहाँ गलत है कहाँ नहीं। मार्क टूली आए सामने और बताया कि बीबीसी ने गलती करी कि नहीं करी। जिस मार्क टूली को आपने पद्म भूषण दिया और इसी मार्क टूली के आर्टिकल्स को लेके और इसी मार्क टूली के रिपोर्टिंग को लेके बीजेपी कई बार सत्ता पक्ष को घेर चुकी है। आज वो बीबीसी इनको देश गद्दार लगने लगी। इनका गद्दारपना तो रोज बदलता है और झूठ इतने बोलते हैं कि अब मतलब अब तो जब बोलते हैं तो सच्चा भी बोलते होंगे तो वो झूठ की परिभाषा में आता है। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि ये रोड शो में कि ये हमारी भारत की स्ट्रेंथ है और हम बता देंगे कि हम कितने ताकतवर है और आत्मनिर्भर हो रहे हैं और आम एक्सपोर्ट करेंगे। अरे क्या कर रहे हो गुरुजी? डीआरडीओ है हमारे यहाँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके 55 प्रोजेक्ट में से 23 प्रोजेक्ट डिले चल रहे हैं, जिसमें कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, नेवी के टारपेडोज है, लाइट मशीन गन है। ये प्रोजेक्ट तक पूरे नहीं टाइम पे हो रहे हैं, कीमतें बढ़ रही है प्रोजेक्ट्स की, कहीं फंड की कमी तो कहीं किसकी कमी। रशिया का जितना टोटल आया निर्यात है हथियारों का, रशिया का जितना टोटल निर्यात है हथियारों का, उसमें से 20% अकेला भारत खरीदता है। भारत सबसे बड़ा खरीदार है $10 बिलियन का। ये वस्तु स्थिति है। आप कहते हो चार यहां से बॉम्बे का हाईवे रिलीज करते हो, पहला फेज दोसा नोएडा से दोसा के लिए जो रोड आपने खोला, उसमें आपने कहा कि कांग्रेस डरती थी और कांग्रेस ने चाइना के बॉर्डर पे डेवलपमेंट नहीं होने दिया। अब मोदी जी को इतिहास कौन समझाए? सबसे पहले कांग्रेस के समय ही इसका पूरा प्लानिंग और परिणति हुई है। पूरा हम गंगा के ब्रह्मपुत्रा के नॉर्दर्न बेल्ट पे पूरा अरुणाचल प्रदेश तक रोड किसने परिकल्पना की, उसका काम किसने शुरू किया? टनल के काम किसने शुरू किए? ठीक बात। टनल के काम 10-10 साल से शुरू हुए। मोदी जी दिल्ली कभी आए नहीं होंगे, उसके पहले से टनल के काम चालू हो गए और अब मोदी जी उसका उद्घाटन करने में बोलते हैं कि मैंने किया। अरे भाई कुछ तो डरो यार, किसी से तो डरो। इस देश की जनता अशिक्षित है, मूर्ख नहीं भाई, इतनी मूर्खता पूरी बनेगी। अशोक जी बस आखिर में एक सवाल हो, पहले कभी जब प्रेस की आजादी पे हमला होता था तो पूरे देश में विरोध होता था, पत्रकार सड़कों पे आ जाते थे, दिल्ली में हंगामा होता था। अब पत्रकार संगठन भी कुछ आंदोलन नहीं करते, सरकार एक के बाद उसके कत्ल पे मैं चुप था, आज मेरे कत्ल पे आप चुप हैं, अगला नंबर आपका है, हर आदमी चुप है। ये खामोशी क्यों है, ये डर क्यों है? ऐसा नहीं है, कई ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने बाकायदा इसका निषेध किया है। एडिटर गिल्ड ने इसका निषेध किया है, कई लोग निषेध करते हैं, लेकिन निषेध दिखाएंगे कौन? कौन सा अखबार इसको छापेगा? कौन सा टेलीविजन चैनल दिखाएगा? क्या किसी टेलीविजन चैनल की औकात है कि वो एडिटर गिल्ड के किसी अध्यक्ष का एक टिक टैक करे या एक बाइट ले? ये बाइट तो उसकी लेंगे, आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। देश घूम फिर के उसी चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है अशोक जी, ये बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन आप जैसे बहादुर पत्रकार रहेंगे, बोलेंगे तो संजय लोकतंत्र जी, अरे संजय जी, बोलने के लिए तो मेरे जैसे 10 होंगे, प्लेटफॉर्म कहाँ है? धन्यवाद देता हूं मैं आपको 4 PM को कि कम से कम इस बारे में बोलने के लिए बुलाया। नहीं ठीक बात है। जो यहाँ तो आपकी लोगों की हाँ, तो आजकल प्लेटफॉर्म गिने चुने रह गए हैं और उसी गिने चुने प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं तो लोग प्यार करते हैं, स्नेह देते हैं और लोगों का स्नेह लोगों के बीच में बिना गनमैन के जाके देखिए। हाँ बात वही, लेकिन चिंता मत करिए, जो 8-10 बचे उन सबके भी बहुत जल्दी इनका पेश आने वाला होगा। कोई नहीं, शुक्रिया। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया नमस्कार, अशोक जी, आपने अपना नमस्कार, कीमती समय दिया, बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया। नमस्कार। आप सुन रहे थे अशोक वानखेड़े की बेबाक राय को, जो बता रहे थे कि किस तरह देश में लोकतांत्रिक ताकतों को खत्म किया जा रहा है। हमारी बात भी इसी बात के इर्द गिर्द है कि आपको तभी बीबीसी पे छापे याद आते हैं जब बीबीसी एक रिपोर्ट दिखा देती है। क्यों नहीं सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, रजत शर्मा, इन सबकी
इन सबके भी आकर के अवसर ढूंढा है कि संपत्ति कहाँ से आई। लेकिन जो गोदी मीडिया है उसको सारी सुविधाएं हैं, जो सत्ता से सवाल पूछ रहा है उसको सारी परेशानियां हैं। मुझको यकीन है आपको चर्चा पसंद आई होगी। जरूर शेयर कीजिएगा इस बात को, कमेंट में लिख के मैं बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। शुक्रिया, थैंक यू।